हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आगामी आने वाली बीपीएससी मेंस परीक्षा के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं नरेंद्र पांडे, एमएससी केमिस्ट्री, और हमारे साथ हैं हमारे फिजिक्स के शिक्षक कौशल किशोर जी। तो आज हम लोग दोनों साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे। तो मैं सीधा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से उन सवालों को लेता हूं जो अक्सर मुख्य परीक्षा में आता है। तो बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए मैं बस सिर्फ टॉपिक डिस्कस करूंगा, और इन टॉपिक्स को अगर पढ़ लिया जाए तो मुख्य परीक्षा में आप साइंस टेक्नोलॉजी में अच्छा कर सकते हैं। विगत 10 सालों के क्वेश्चंस को देखने से यह पता चला है कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सवाल बन सकता है वो है बायोटेक्नोलॉजी से सवाल, लेजर से सवाल, मिसाइल टेक्नोलॉजी से सवाल, एटॉमिक रिसोर्सेज से सवाल, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, एग्रो फॉरेस्ट्री, बायोडीजल, और नया में डीजल का विकल्प है जो इंजन वो इलेक्ट्रिक इंजन, स्पेस टेक्नोलॉजी। और इस तरह से एक नया सवाल ये भी आ सकता है जो अभी पैंडेमिक जो चल रहा है कोरोना, और इससे रिलेटेड सवाल आ सकता है। अब मैं एक एक करके थोड़ा चर्चा करूंगा कि किस तरह का सवाल बन सकता है। तो बायोटेक्नोलॉजी में जो सवाल बनता है वो ये बनता है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है और इसका एग्रीकल्चर में या अन्य क्षेत्र में इसका क्या उपयोग है, और यह किस प्रकार से हमारे दैनिक जीवन में इसका मुख्य रूप से उसको जोड़ते हुए दिखाना है कि बायोटेक्नोलॉजी किस प्रकार से काम करता है और ये बढ़ती जनसंख्या को किस प्रकार से भरण पोषण करने में मददगार है। तो ज़्यादा डिटेल्स में ना लिखते हुए, अगर टेल वाइज क्वेश्चन है तो आप 600 वर्ड में लिखें तो ज़्यादा सुंदर होगा। दूसरा जो सवाल आ सकता है, स्पेस से बराबर सवाल आता है। तो स्पेस में आप अगर स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें तो यह बहुत ही ब्रॉड सिलेबस इसके अंतर्गत आता है। तो इसमें मुख्य रूप से हम लोगों को जो भी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में जानना है, इसके अलावा सैटेलाइट्स के बारे में जानना है, सैटेलाइट में इनसेट के बारे में जानना है, इसके अलावा रिमोट सेंसिंग के बारे में जानना है, और इन सब का हमारा इंडस्ट्री पे, एग्रीकल्चर पे या फिर अन्य क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा लिखें और ज़्यादा इसके एप्लीकेशंस को पढ़ना है। स्पेस टेक्नोलॉजी में अभी जो मुख्य रूप से फोकस करना है वो गगनयान और जीपीएस, अपना जो उपग्रह का एक सीरीज छोड़ा है भारत ने। आपको जैसा मालूम होगा कि भारत जो है स्पेस में अभी 6 पोजीशन पर वर्ल्ड में चल रहा है, तो ये 6 नंबर इसको राइज करने की बात चल रही है। तो आप स्पेस टेक्नोलॉजी से मुख्य रूप से एप्लीकेशंस पे ध्यान देना है और टेक्नोलॉजी की कुछ विशेषता पर ध्यान देना है। तीसरा जो मुख्य टॉपिक आता है जो बहुत ही कन्वेंशनल टॉपिक है वो एग्रो फॉरेस्ट्री है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री का मुख्य उद्देश्य होता है कि भाई एग्रीकल्चर के साथ फॉरेस्ट्री भी करें और किस प्रकार से आप करें और इसका क्या उपयोगिता है। एक बहुत ही जानदार सवाल है और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी से आता है, क्योंकि आप जानते हैं कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बहुत लिमिटेड है। तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी खासकर कभी कभी सोलर एनर्जी या एटॉमिक एनर्जी पे ज़्यादा चर्चा फोकस करता है। कभी कभी एक बार सवाल पूछ देता है कि बिहार के किस राज्य में यूरेनियम या थोरियम की बात मिलता है, और इस यूरेनियम और थोरियम जो है वो किस प्रकार से भविष्य का ईंधन साबित हो सकता है। इसके अतिरिक्त जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में आपको हाइड्रोजन फ्यूल की चर्चा होती है। आप जैसा जानते हैं आप लोग कि हाइड्रोजन जो है वो जल में प्रचुर मात्रा में मिलती है। तो इस गैस का हम किस प्रकार से, हालांकि हाइड्रोजन जो है हाईली एक्सप्लोसिव है, तो उस हाइड्रोजन को स्टोर करना या फिर स्टोर करके उसको यूटिलाइज करना और उसको किस प्रकार से आगे आने वाले जनरेशन को दे सकते हैं, तो ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी पे सवाल बनता है। अभी जो सवाल एक और बन सकता है वो है, अभी आप देखें कि क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। ये क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी जो है वो एक्चुअली स्पेस में जीएसएलवी में यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को जो फ्यूल है उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है इस टेक्नोलॉजी के द्वारा। परंतु अभी जो कोरोना पैंडेमिक हुआ उसमें क्रायोजेनिक का मांग और बढ़ गया, क्योंकि क्रायोजेनिक सिलेंडर में ही आप ऑक्सीजन को -186 डिग्री पे आप उसको कन्वर्ट करके लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर उसको आप
यूटिलाइज कर सकते हैं। तो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी क्या है और इसकी क्या उपयोगिता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार के मेंस के लिए सवाल। तो ये बराबर आता था लेकिन इस बार जरूर आएगा। और दूसरा चीज जो मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि आप बिहार को से रिलेटेड करके जो एटॉमिक सोर्सेज हैं वो एटॉमिक रिएक्टर्स है, क्या बिहार में इसकी संभावना है कि नहीं, और यह किस प्रकार से इसका बेनिफिट हो सकता है। क्योंकि अगर आप कार्बन कट करने की बात करते हैं और कार्बन लेस एनर्जी की बात करते हैं तो आपको एटॉमिक एनर्जी पे जाना ही होगा। हालांकि इसके कंसिक्वेंसेज हैं, इनके बैड कंसिक्वेंसेज हैं, परंतु इसके बावजूद भी एटॉमिक एनर्जी पे काम करना है। क्योंकि बहुत सारे विकसित देश जो हैं वो कोल आधारित या अन्य थर्मल पावर स्टेशंस पे काम करना बंद कर दिए हैं, बिकॉज वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। इसके अलावा इकोलॉजी, लेजर, बायोटेक्नोलॉजी, बायोडीजल, बहुत सारे स्कोप हैं जिस पे आप काम करें और अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि सर्वविदित है, अभी GS2 में 300 नंबर का GS2 होता है, इसमें 100 नंबर का 100 के आसपास जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आता है। अगर लिटरेरी बैकग्राउंड से हैं, अगर आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो जरूर थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जानिए और उसके एप्लीकेशंस पे ज़्यादा फोकस करिए। जय हिंद, जय भारत। हेलो स्टूडेंट्स, आज बहुत खुशी हो रही है कि आपके शहर औरंगाबाद में दो बहुत ही उम्दा और स्कॉलर टीचर राकेश जी और नरेंद्र जी बीपीएससी की तैयारी की व्यवस्था अपने इस छोटे शहर में कर रहे हैं और आपको हर तरह की फैसिलिटीज़, हर तरह का गुणवत्तापूर्ण यहाँ तथ्यात्मक से लेकर के सारी चीज़ें की व्यवस्था यहाँ करने की योजना, जैसा कि आज मिल करके हमें जानकारी दे रहे हैं, यहाँ होने वाली है। बहुत खुशी हो रही है। इन दोनों को हृदय की गहराइयों से मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा। और जहाँ कहीं भी ज़रूरत इन्हें लगे कि मेरी वहाँ ज़रूरत है, मैं अपने औरंगाबाद जैसे छोटे शहर के स्टूडेंट के लिए उनके सेवा में सदा तत्पर रहूँगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और जब भी आपको लगेगा व्यक्तिगत रूप से भी, टेलीफोनिक माध्यम से भी कि हमें ज़रूरत है, मैं आपके सहयोग के लिए सदा कदम में कदम मिला करके सदा तत्पर रहूँगा। ऐसे मैं अपना पहले परिचय दे लूँ। मैं कौशल किशोर, MSc इन फिज़िक्स, BEd, MA इन एजुकेशन हूँ और मुख्य रूप से साइंस और टेक्नोलॉजी पे आपसे चर्चा करूँगा। ऐसे चूँकि BPSC का हम लोग तैयारी किए हैं, मेंस इंटरव्यू तक गए हैं, तो उस संदर्भ में बहुत सारी चीज़ें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी की भी चीज़ें अगर वैसा होगा तो हम उसमें आपसे डिस्कशन करेंगे, आप ज़रूर समझेंगे तो। और हमारे बीच साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संदर्भित बात करने वाले नरेंद्र जी हैं, जो बहुत ही उम्दा और अभी तक इस उम्र में भी इंटरव्यू वगैरह की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ तक पहुँच रहे हैं। हो सकता है, शुभकामनाएँ मेरी इनके साथ है कि आने वाले JPSC में ये डिप्टी कलेक्टर बने। पूरी एडवांस शुभकामनाएँ मेरा इनके साथ है। हम थोड़ा सा अभी चर्चा कर लें। जैसा कि मेरे मित्र नरेंद्र जी जो एकदम जो आधुनिक जो साइंस टॉपिक थे उस पे बात कर रहे थे और बहुत ही लेटेस्ट साइंस पे आपको अपना नॉलेज आपके साथ शेयर किया। मैं थोड़ा सा कन्वेंशनल जो साइंस है उस पे बात करना चाहूँगा, उससे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस आपको कराना चाहूँगा। जैसे कन्वेंशनल साइंस में मुख्य रूप से फिजिक्स में जो मोशन पे हम लोग बात करते हैं उससे भी संदर्भित बहुत प्रोजेक्टाइल मोशन से संबंधित बहुत क्वेश्चन आता है। उस पर भी हम लोग डिटेल जब टॉपिक वाइज हम लोग बात करेंगे तो उस पर डिटेल बात करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट जीके का फिजिक्स से क्वेश्चन बनता है। और उसके साथ ही जब गोली बंदूक से गोली चलाते हैं तो कितना एंगल पे कोई किसी टारगेट को हमको भेदित करना होता है तो कितना एंगल पर हम करें कि वो मेरा टारगेट हिट हो, इससे संदर्भित हम लोग बातें वहाँ डिटेल करेंगे। उसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट जो फिजिक्स में है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का भी बहुत ही अपना रोल है। हम अक्सर चलने के क्रम में गोलीय सर्कुलर पाथ पर चलते हैं या बहुत सारे रोड जहाँ पे मोड़ होते हैं वहाँ सर्कुलर पाथ को फॉलो करना पड़ता है।
तो अगर उसमें हम उस साइंस से संबंधित अगर हमारे पास जानकारी नहीं है तो हम दुर्घटना का शिकार या गाड़ी चालक दुर्घटना का शिकार हो सकता है, क्योंकि मोड़ पर मुड़ने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है। और सेंट्रीपिटल फोर्स इस बात पे निर्भर करता है कि वो उसका जो मुड़ान है कितना एंगल पर है। तो उससे संदर्भित हम टेक्निकली जब बोर्ड पे बात करेंगे तो कितने एंगल पे और कितने स्पीड के साथ कितना एंगल उस मोड़ का है, और तो हम उस एंगल पे कितना अपना स्पीड रखें कि हम सुरक्षित उस मोड़ को पार कर जाएं। तो इस पे हम लोग जब क्लास में बात करेंगे तो इस पे डिटेल फॉर्मूला के साथ उसको हम समझाने का हम लोग प्रयास करेंगे। आज फॉर्मल बात हम कर रहे हैं और जो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं परिचय से, फिजिक्स के जनरल नॉलेज से। फिर बात आती है बहुत ही हीट टॉपिक है फिजिक्स का, ग्रेविटेशन। अक्सर पूरा कमाल है, पूरा जो यूनिवर्स है वो ग्रेविटेशन का ही कमाल है। इतना बड़े बड़े स्पेस में पिंड जो है अटके हुए हैं, उतना बड़ा सूर्य, करोड़ों लाखों तारे, पृथ्वी, हमारा सोलर सिस्टम, सारा जो है कहीं ना कहीं विदाउट बेसलेस इस आकाशीय ये स्पेस में वो टंगे हुए हैं। आखिर किसका रोल है? आप सोचते होंगे कि आखिर कौन सा चीज़ है कि जो इतना बड़ा गेम खेल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो ग्रेविटेशन का कमाल है। उस पर भी हम लोग डिटेल बात करेंगे कि कैसे एक दूसरे के ग्रेविटेशन से पूरा हमारा सोलर सिस्टम से लेकर के पूरा यूनिवर्स बैलेंसिंग वे में सिस्टमेटिकली चल रहा है, और कहीं नो कोलिजन, नो इतना बड़ा करोड़ों अरबों यहाँ पिंड्स हैं, बॉडीज हैं, और वो आप और विदाउट कोलिजन के और अपने पाथ पे स्मूथली चल रहे हैं। ये बहुत बड़ा ग्रेविटेशन का कमाल है। ग्रेविटेशन पे बात हम लोग उस पर करेंगे। अक्सर देखते हैं, इस पे भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि जब पिंड कोई पिंड जब नीचे गिरता है तो नीचे ही गिरता है। इस पे 8 साल का वैज्ञानिक न्यूटन्स ने दिमाग में बात आई थी, और ये छोटी सी बात वो एक बहुत बड़ी क्रांति बन गई थी। आज ग्रेविटेशन, हम नीचे कोई पिंड गिरता है, ऊपर हम लगातार कितना भी बल से फेंकते हैं तो वस्तु ऊपर ही क्यों नहीं चला जाता है। कहाँ पे जैसे पृथ्वी के एक इक्वेटर पर ग्रेविटेशन का क्या मान होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण इसी से रिलेटेड है, उसका क्या वैल्यू होगा। उस पर चूँकि आप जो वेट की बात करते हैं, वजन की बात करते हैं, तो वजन की बात करते हैं तो लगता है कि ये 5 किलो का वजन है, पिंड है। मान लिया मेरा मोबाइल है, तो ये मोबाइल लगता है कि 100 ग्राम का है, यहाँ 100 ग्राम का है। अगर इसके दूसरे जगह पे हम इक्वेटर पर ले जाएं, इसको हम पोल्स पर ले जाएं, इसको हम अर्थ सरफेस से ऊपर ले जाएं, तो इसका वेट जो है से वो वेरी करता है। यहाँ जो इसका वेट है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि इक्वेटर पर उतना ही वेट हो। तो कैसे वेट किसी का वेरी करता है? क्योंकि वेट का आप जानते हैं, वेट का फॉर्मूला है W = mg, मास और जी का ये कमाल है। W = mg, ये मास और जी का कमाल है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कमाल है। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लेस टू प्लेस डेविएट करता है, वेरी करता है। तो जैसे जैसे ये वेरी करेगा वैसे वैसे इसका वेट भी, इस मोबाइल का वेट भी वेरी करेगा। तो हम इस पर डिटेल वहाँ अगले दिन जब बात करेंगे तो चर्चा करेंगे कि कैसे इक्वेटर पर, विषुवत रेखा पर इसका वैल्यू न्यूनतम होता है, सबसे कम वेट होगा। जब ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं, इसको ले जाएंगे तो इसका वैल्यू, इसका वेट भी डिक्रीज करेगा। इनसाइड द अर्थ, पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो भी इसका वेट डिक्रीज करेगा, लेकिन पोल पर जब जाएंगे तो इसका वेट मैक्सिमम होगा। तो इस सारी चीज़ों को हम लोग बाय फार्मूला, बाय प्रूफ, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग भारहीनता, कभी कभी लिफ्ट पर, ये झूला पर ऊपर नीचे वाला जो झूला होता है, हम मीना बाजार में कभी कभी आप झूला पर चढ़े होंगे, मैं भी एक बचपन में चढ़ा था। उसके बाद मैं कभी नहीं झूला पर चढ़ा। उसका जो अनुभव मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मैं जब झूला पर चढ़ा, लगभग तकरीबन मेरा 12-13 साल का उम्र रहा होगा, 5वां-6ठा में पढ़ा करता था। ग्रामीण परिवेश से मेले में, देव मेला में गया था। तो जब झूला पे चढ़ा, सभी बच्चे चढ़ रहे तो मुझे भी ललक हुआ, मैं भी चढ़ा। तो जब नीचे से ऊपर जा रहा था झूला, तो बड़ा आनंदित महसूस हम कर रहे थे। लेकिन जो ही झूला ऊपर से
और नीचे आने लगा कि मेरा अब शरीर में कुछ नहीं है, प्राण निकल जाएंगे, एकदम अजब किस्म का मुझे घबराहट होने लगी। मैं प्रयास किया कि मुझे बीच से ही झूला से निकाल दिया जाए, मैं अब दोबारा लेकिन खैर बीच में झूला चल चुका था तो बीच में उतरना मुश्किल था। तो मैं जब बाद में कि ऐसा आखिर नीचे से ऊपर जाने में बहुत आनंदित महसूस हो रहा था, और ऊपर से जब नीचे आ रहे थे तो बहुत अलग किस्म का बेचैनी महसूस हो रहा था, आखिर ऐसा क्यों। उस दिन तो मुझे समझ में बात नहीं आई, लेकिन जब मैं आईएससी का स्टूडेंट फिजिक्स का हुआ या 10th वगैरह में कुछ आया आगे, तो मुझे भारहीनता पर जब पढ़ा तब उसमें जी का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कमाल हमें मालूम हुआ, और कैसे नीचे से ऊपर जाने पे आदमी का जब जी का ये बढ़ता है डब्लू, तो वो उसका अपने को ज़्यादा हैवी महसूस करता है, तो वो थोड़ा इजी महसूस करता है, अच्छा महसूस करता है, गुड फील करता है। लेकिन जो ही नीचे आता है, नीचे मान कमता है तो भारहीनता का महसूस उसको होता है, और वही भारहीनता घबराहट का कारण बनता है। तो ये सब डिटेल चीज़ हम लोग वहाँ बात करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो जनरल लगता है 9th 10th से लेकर के 8th से लेकर के और 12th तक आदमी उसको पढ़ता है, और उससे संदर्भित बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो जानते हुए भी और उसमें थोड़ा सा हम लोग बारीकी से नहीं पढ़ पाते, जिसके कारण हम लोग वहाँ जो परफॉर्म करना चाहिए एग्जाम में वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। और आप जानते हैं कंपटीशन में कि 1 नंबर, आधा नंबर, 2 नंबर बहुत मायने रखता है। तो मेरा प्रयास हम लोग का ये होना चाहिए कि मैं जो मेरी तैयारी है, जो हम पढ़ रहे हैं, तैयारी के वे में 1 नंबर से भी हम मिस नहीं करें। हो सकता है वो 1 नंबर आपको वो एक ट्रेन, अगला ट्रेन आपको छूट जाए उस 1 नंबर के कारण। तो तैयारी हम लोग ऐसा करें कि अपने पर पछतावा ना हो कि काश मैं ये पढ़ा होता तो ये गलती नहीं करता, ये पछतावा नहीं हो। तो हम लोग तैयारी ऐसा करें कि अपने को लगे कि नहीं, मैं अपना जितना मुझे बना, मैं जितना कर सकता था वो मैं किया। सफलता असफलता तो अगली बात है, और जब आदमी ईमानदारी से मेहनत करता है और प्रयास करता है तो प्रयास करने वाले कभी असफल नहीं होते। ये मेरा मूल मंत्र रहा है, और ये मूल मंत्र आज के मैं आप के इस इंट्रोडक्शन सेशन में दे रहा हूँ कि एक बार पुनः कि प्रयास करने वाले कभी असफल नहीं होते। इस शुभकामना के साथ मैं बस आपका कौशल किशोर, धन्यवाद।